और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर इस क्लास की आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। एक ऐसा विकल्प आपको छांटना है जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आँख, काक, आम, इसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्द जो है समाहित हैं। अगर बात करें तत्सम शब्द की, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ जो है परिवर्तन आ जाता है उनमें, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेटुआ, ये देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छकड़ा, काजल और खेत, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से आपको ये बताना है ऐसी कौन सा शब्द है जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खटाई। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये गुणवाचक विशेषण के संबंध में जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है आपको। तो जो रोग छूने से पहले उसे क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन है, वह अभी तक सो रहा है। ऑप्शन बी, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। धावक मैदान में दौड़ रहा है। या वह पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, वह पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया है सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया के शब्दों में निर्मित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूल और हंसी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे किस संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है किस शब्द में जो है शब्द जो अर्थ सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिर, चीर, वस्त्र, दीर्घकाल, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, परिच्छद व परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवरण व अनुभाग। परिच्छद का मतलब होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, ये विलोम नहीं, बाकी साम्य का वैषम्य होता है और ऋत का अनृत होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। अगला प्रश्न है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वथा और सर्वदा। सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से, सर्वदा होता है सदैव, हमेशा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हम अपने आप को भूल गए। इसमें जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी शब्दों में, सभी जो है वाक्यांशों में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि यहाँ से अलगाव का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, राम के हित लक्ष्मण बन गए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्य के लिए शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। अगला, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, इमली, चांदी, लौकी, जो है इसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, नींबू, दही, केला,
इसके जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आकाश। ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सतमार्ग। यहाँ पे सतमार्ग नहीं, सन्मार्ग का होता है सदमार्ग, ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, बाकी सब में जो है आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शीत ऋतु, शीतल ऋतु, ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आप बीती। इसमें जो कर्मधारय समास नहीं है, इसमें है तत्पुरुष समास, आप पर बीती। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधि की यही डॉट डॉट है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इच्छा। अगला प्रश्न है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेखकीय अधिकार। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, इसमें भाववाच्य शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घड़ों पानी भरना, बहुत वर्षा होना, ये सही नहीं है। बाकी सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, ये बिल्कुल सही है। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, बिल्कुल सही है। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, ये बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न, आग बबूला होना भावार्थ का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अत्यंत क्रोध करना। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोगी हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकारी में, अधिकारी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, शीतोष्ण। शीत और उष्ण देखिए अपोजिट भी है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल अम्ब आम, ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सभी जो है जोड़े सही हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीज वपन काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है? तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, वृंद जो है ये रीतकाल कवि हैं। अगला, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे बोलते हैं परिपत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरहर। अगला प्रश्न है, बाकी इसमें जो है ये गद्यांश था जो हमने स्किप कर दिया है। अगला देखेंगे प्रश्न, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? तो यहाँ पे प्रतीकों में गुण होता है आभा का। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल में है। अगला प्रश्न है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए शब्दों में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गौएं। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, विव्रत स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें से आपको अघोष वर्ण बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, का है, ये एक अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण और देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, क ख च छ त थ ट ठ प फ, ये सभी जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।